देश को रिप्रेजेंट करने का सबसे सही तरीका है तो वह यूनिफॉर्म। मैंने बोला ठीक है, 3 घंटे तक फील्डिंग ही कराते रहे। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि नहीं सर, हमारे को एनडीए के बारे में जानना है। 22 लोग एनडीए पहुंच गए पहले अटेम्प्ट में, 4 लोग नहीं पहुंच गए, उसमें मैं था। तो अगर हमारे को चड्डी में छोड़ दिया, कपड़े देके चले गए हमारे, या तो सोने को है नहीं, खाने को है नहीं, अपनी खुद की कोई मर्जी है नहीं। कि कैसे आर्मी के अंदर कमीशन लेना, आर्मी ऑफिसर बनना है। जब मैं इंडिया में पहुंचा ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार यहाँ तो लाइफ बहुत टफ है। पहली बार आपने जब अटेम्प्ट दिया तो फेल हो गए। 9 साल की ट्रेनिंग और 7 साल की सर्विस करके मैंने सोचा यार बहुत डिसिप्लिन हो। तो अचानक नीचे से देखा भीड़ दौड़ती हुई जा रही है। अब मेरे गले से चिकन नहीं उतर पाया। आज तुझे खुश होना चाहिए। मैं बोला क्यों? बोला अगर मैं पास हो जाता ना तो तू दुख से मर जाता। तो हमारी जो दुनिया है, फौज की दुनिया, यहाँ की दुनिया कितनी अलग है सर। पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड, तभी भी ऑफिसर आता जा रहा है। अगर मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ लकी भाई, तो इसी ट्रस्ट से जा रहा हूँ कि तुम मुझे मरने नहीं दोगे। फौज भी कोर्स कराती है कि तू जाके कमांडो कर, तू जाके स्नैपर कर, तू जाके बॉम्ब डिस्पोजल कर। हम सरेंडर करना चाहते हैं, हम सरेंडर करने देते हैं, चाहे तो हम मार दें। मैं उनके लिए कोई मैसेज नहीं देना चाहता, क्योंकि वो मुझे बताते हैं कि फौज कैसे फंक्शन करना चाहिए। सोशल मीडिया के अंदर लड़कियों के साथ फोटो नहीं होती, गर्लफ्रेंड्स वगैरह नहीं होती, ऐसा क्यों? वो आदमी दुनिया के लिए सबसे खतरनाक है जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है। ना यूपी होता है, ना पंजाब, ना कुछ, एक ही शब्द होता है, एक ही दिमाग में आता है, इंडिया। किसी को भड़काने की कोशिश करी तो उसका सीधे कोर्ट मार्शल किया जाएगा। फाइट फॉर दोज हु डिजर्व इट, बट इंडियन आर्मी विल फाइट फॉर एवरीवन। लक्की बिस्ट अनकट पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं जिनके कभी हाथ में बंदूक रहा करती थी, आज कैमरा पकड़ रखा है। कभी देश की सीमाओं पर लड़ा और आज कैमरे के आगे एक्ट करते हैं। भारतीय सेना में मेजर रहे मेजर रुद्राशीष मजूमदार आज बॉलीवुड के अंदर एक अच्छे एक्टर, लेखक, वक्ता पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम मिलते हैं मेजर रुद्राशीष सर से। और थैंक यू सर, थैंक यू अपना कीमती वक्त निकाला और आए। और हमारे इस पॉडकास्ट में कोई भी एडिट नहीं होगा, कोई कट नहीं होगा, क्योंकि आप सच्चाई को कभी एडिट कर ही नहीं सकते। हाँ, इसीलिए इसने मुझे पहले ही पानी पिला दिया है कि बीच में मत पीना, लोग सोचेंगे आप मेरे सवाल से डर गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मैं अपने मेजर रुद्राशीष सर, तो मैं आपसे ये बोलूँ भाई कि भारतीय सेना में जाने से पहले, कमीशन लेने से पहले, शायद सिखलाई रेजिमेंट, राइट, उसमें जाने से पहले और आज रुद्राशीष भाई मतलब बॉलीवुड के अंदर काम कर रहे हैं एज ए एक्टर। छिछोरे जैसी मूवी के अंदर काम किया, एक अच्छे वक्ता के तौर पर सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बताते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं यार। अगर मैं आज एक अच्छे एक्टर्स को या मेजर रुद्राशीष सर को छोड़ूं, अगर स्टार्टिंग से पूछूं कि क्या है मतलब रुद्राशीष? रुद्राशीष मजूमदार एक व्यक्ति है जो कि महाशिवरात्रि में पैदा हुए थे। तो वो मेरी सबसे पहली चीज़, तो मैं ये लगता है कि मैं अगर स्पेशल ओकेजन में आप पैदा हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली महादेव का कृपा है, तो वो बता देते हैं कि भाई तुम तो स्पेशल हो। अब उन्होंने मुझे स्पेशल तो बना के भेज दिया, बाकी काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो मेरा बचपन से एक शौक था कि मैं क्रिकेटर बनूं। ये हर इंडियन का ही शौक होता है, तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। फिर ऐसा हुआ कि क्लास 7 तक मतलब मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेल भी रहा था। मैं बंगाल अंडर 19 के लिए भी सिलेक्ट हुआ था। फिर मेरे को एक स्कूल चला गया, मैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि मिलिट्री स्कूल है। वहाँ पे पहला दिन जब मैं पहुंचा तो मुझे बोला कि तुम कौन सा गेम खेलता है? मैंने बोला क्रिकेट खेलता हूँ। बोलता आ जाओ यार, तुम्हें देखते कैसा क्रिकेट खेलते हो। मैंने बोला ठीक है। 3 घंटे तक फील्डिंग ही कराते रहे, ना बैटिंग दिया ना बॉलिंग दिया भाई। तब मैं समझ गया कि ये जो स्कूल है ये मुझे खेलने तो देगी नहीं, अब क्या करूँ? तो फिर मैं स्कूल में पढ़ता गया। फिर मैंने देखा कि यार सभी जो सीनियर्स है उसके एनडीए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे स्कूल से ना सभी लगभग एनडीए चले ही जाते हैं। अगर 25 बच्चे अपीयर कर रहे हैं तो लगा लो एक बैच में 20 से 22 लोग क्लियर कर जाते हैं। तो मेरे बैच में 26 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और लगभग आपके मतलब 22 लोग एनडीए पहुँच गए पहले अटेम्प्ट में। 4 लोग नहीं पहुँच गए, उसमें मैं था। लेकिन अब पता था कि एनडीए तो करना ही है, कर लिया। लेकिन मेरा जो देश के लिए जुनून है वो मेरा एनडीए में जाने के बाद आया। जब मैं एनडीए में पहुंचा ना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार यहाँ तो लाइफ बहुत टफ है। यहाँ तो सोने को है नहीं, खाने को है नहीं, अपनी खुद की कोई मर्जी है नहीं, और लोग उससे दुखी हो रहे। मैंने बोला आप दुखी हो रहे तो इसमें खुशी ढूंढनी है। तब मुझे लगा कि अगर देश को रिप्रेजेंट करने का सबसे सही तरीका है तो वह यूनिफॉर्म, दैट इज़ द बेस्ट वे। तो उस तरीके से मैं फ़ौज में आया। फिर मैंने, अब सोचो मैं क्लास 8 से सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ। फिर उसके बाद क्लास 12th के बाद एनडीए में 3 साल 4 बजे उठ के मॉर्निंग में शेव कर रहा हूँ। तो 9 साल की ट्रेनिंग और 7 साल की सर्विस करके मैंने सोचा यार बहुत डिसिप्लिन हो गया, अब कुछ और करते हैं। और वो मेरे में टैलेंट क्या था, मैंने ऐसा सोचा कि मैं बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा, मेरे में वो टैलेंट है। वो तो अब जनता ही बताएगी है कि नहीं है।
तो ऐसे रुद्राशीष मजूमदार एक ट्रांजिशन करके क्रिकेट का ड्रीम देखा, और मैंने बाय द वे सर्विसेज क्रिकेट भी खेला है, तो मैंने सर्विसेज को रिप्रेजेंट किया है। आर्मी रेड से खेला है और सर्विसेज में विजय हजारे स्क्वाड में सिलेक्ट हुआ था। तो क्रिकेट का भी एक सपना पूरा हुआ, देश के लिए कुछ करने का सपना वो भी पूरा हुआ, अब बस एक्टिंग बचा हुआ है, वो भी लग रहा है सपना तो पूरा कर ही लूँगा। तो रुद्राशीष भाई, अब बहुत सारे बच्चों ने बोला कि नहीं सर हमारे को एनडीए के बारे में जानना है। हाँ, मतलब मेनली आज बहुत सारा यूथ हर रोज मुझे मैसेज करता है, मेल करता है। मैंने कहा यार मैं अपने भाई रुद्राशीष को लेके आऊँगा, वो आपको बताएगा कि भाई कि कैसे एनडीए में जाना चाहिए। बहुतों को नहीं पता कि कैसे आर्मी के अंदर कमीशन लेना, आर्मी ऑफिसर बनना है। तो थोड़ा सा बताओ कि आप अपने हिसाब से बताओ, पहली बार आपने जो अटेम्प्ट दिया तो फेल हो गए, करेक्ट। कैसा लगा उस टाइम? अब मैं ये तो नहीं बोल सकता बहुत बढ़िया लगा ऐसा सवाल कर दिया, मैं प्रिपेयर्ड था आंसर देने के लिए कि बहुत बढ़िया लगा, फिर देखिए ये तो सवाल पूछ रहा है कि फेल होके आपको कैसा लगा। लोग जनरली पूछते क्लियर होके कैसा लगा। भाई अजीब आदमी हो, चलो कोई बात नहीं, पूछा फेल होके, मैं बताता हूँ। तो बेसिकली जब मैंने पहले अटेम्प्ट दिया ना, तो मेरे को लगा कि यार मैं क्लियर हो जाऊंगा, क्योंकि आरआईएम से प्रिपेयर ही आपको ऐसा कराती है। तो बेसिकली आपका मैथमेटिक्स मेन होता है। लोग क्या सोचते हैं कि वो जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है वो 600 नंबर का होता है और मैथमेटिक्स 300 का होता है। वो सोचते हैं वो 600 नंबर में बहुत नंबर कमाएंगे, लेकिन आपको बता दूं अगर आपने मैथ्स क्लियर नहीं किया तो आपका जीएटी का पेपर का कोई मायने ही नहीं है। तो पहले आप मैथ्स क्लियर करो, फिर स्कोर बढ़ाने के लिए जीएटी में अच्छा करो जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें कि आपका जियोग्राफी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जितने सब्जेक्ट है ना, अब पढ़ाई लेके ज़्यादा बात करने में मन नहीं लगता, बट जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे आ जाते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया और मैं श्योर था कि चलो यार अब मैं क्लियर हो जाऊंगा। और मुझे याद है कि एक रात में मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड दोनों छत पे बैठ के ना खा रहे थे। तो वो वेजिटेरियन था, वो जाट था, वो वेजिटेरियन था, वो खा रहा था पनीर बटर मसाला और मैं खा रहा था बटर चिकन। तो अचानक नीचे से देखा भीड़ दौड़ती हुई जा रही है। तो हमने ऊपर से पूछा कि भाई क्या हुआ? बोलता है यार एनडीए का रिजल्ट निकल गया। तो हम बोले कि चलो यार आज सही दिन में पार्टी कर रहे हैं। तो हमने बोला भाई क्या हो गया, बताओ हमारा रिजल्ट बताओ। बोला, तो जैसे ही उन्होंने बोला ना कि यार तुम ना अपना चेक कर लो, तो समझ गया कि भाई अगर उसमें हिम्मत नहीं हो रही बताने की, कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं यार तू बता ना। तो बोलता है कि भाई हमारे बैच में 2 बंदे रह गए। हमने बोला कौन? तुम दोनों। तो हम दोनों फेल हो गए। अब क्या हुआ, जो सेकंड अटेम्प्ट है, अब क्योंकि हमें पता है हम फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो जाएंगे। तो छोड़ ही दिया होगा। अरे सुनो तो, फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैं सोचा कि भाई पास हो जाऊंगा। सेकंड अटेम्प्ट में के लिए इसीलिए मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस में जी रहा हूँ ना कि मैं तो भाई पास हूँ, अब तो सीधा एसएस भी दूंगा। 18 दिन बचे सेकंड अटेम्प्ट में। अब मेरे गले से चिकन नहीं उतर रहा है। और मेरा बेस्ट फ्रेंड क्या बोल रहा है कि भाई देख, एक्चुअली उसको एनडीए जाना भी नहीं था, और वो इसलिए मतलब उसको था कि वो सिविल एविएशन में जाना चाहता था। तो उसने बोला कि देख एक बात बताऊं, आज तुझे खुश होना चाहिए। मैं बोला क्यों? बोला अगर मैं पास हो जाता ना तो तू दुख से मर जाता। देख दोनों फेल हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब तेरे लिए मैं भी क्लियर करूंगा, चल सेकंड अटेम्प्ट दोनों पढ़ते हैं, साथ में पढ़ेंगे। मैंने बोला ठीक है, पर यार खाने का मन नहीं कर रहा है, मैं जाता हूँ। तो मैंने घर में फ़ोन किया। तो घर में फ़ोन करो, अगर पेरेंट्स गाली दे दे कि क्या करते हो, तुम्हें ऐसा भेजा, तुमने हमें बर्बाद कर दिया, तो फिर भी ठीक लगता है कि कैसे लोग हैं। वो बोल रहे कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है ऐसी। और बुरा लग गया कि यार गाली भी नहीं दे रहे। ठीक है, तो बुरा लग गया। तो अब तो और नहीं उतर रहा है चिकन। तो मैंने बोला कि देख मेरा खाने का मन नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो उसने मुझे एक बात बोली कि देख भाई, अभी जो तू बटर चिकन खा लिया ना, इसमें तुझे दिखाएगा कि तेरे में कितनी हिम्मत है, क्योंकि जब तू फेल हो गया था तब तेरे में दम था कि तू बैठ के बटर चिकन खाया, उसको एंजॉय किया, और इसका स्वाद तू जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। जब तू कहीं बैठ के सोच रहा होगा कि यार आज तो मैंने लाइफ में कुछ कर लिया है। आज तक उस बटर चिकन का स्वाद नहीं भूला हूँ मैं। एंड मैंने उसको ट्रस्ट करके, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैंने वो खाया। खाने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम पढ़ेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट 18 दिन 18 से 20 घंटे पढ़ते रहते थे हम। मैथमेटिक्स का जो किताब था, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 बार सॉल्व किया था, 18 दिन में मैंने 4 बार सॉल्व किया पूरा किताब। जीएटी के लिए प्रिपेयर हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट में हम गए, दोनों ने अपीयर किया। मैं ऑल ओवर इंडिया 33rd, वो टॉप 15 में। तो ऐसा ही होता है प्रिपेयर। लोग, मैं देखता हूँ कि लोग बोलते हैं कि सर मैंने बहुत प्रिपेयर किया, नहीं हुआ। अगर आपने बहुत प्रिपेयर किया, मैं ये मान सकता हूँ कि आप एसएसबी क्लियर नहीं कर सकते हो, बट अगर आपने बहुत प्रिपेयर किया, एनडीए रिटर्न्स नहीं क्लियर करोगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके मन में, जैसे मुझे सेकंड अटेम्प्ट में ये था कि सेकंड अटेम्प्ट जब मैंने इतना पढ़ा, तब मुझे डर था कि इस बार होगा कि नहीं। पहले अटेम्प्ट में मैं श्योर था। तो लाइफ ऐसा ही है। तो इस तरीके से क्लियर किया मैंने। तो फिर एनडीए गए, शायद सर लेफ्टिनेंट था, सेकंड लेफ्टिनेंट था आपके टाइम में? नहीं, लेफ्टिनेंट। तो एनडीए के बाद आईए में होता है अपना 1 साल, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट 2011 में। ओके।
फिर उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अपना सिखलाई के अंदर आ गए हाँ आराम से, मतलब। और दोस्त भी उसी रेजिमेंट में या आराम दोस्त- से तो है ही नहीं फौज में, नहीं, तुम्हें वो तो तो है। पता है, तो नहीं, आराम से क्या, मतलब इजी तरीके हाँ से। इजी तरीके तो से आ गए। ये चीज ये बात सही है। दोनों, दूसरा अपना जो दूसरा भाई था वो किस में गया, कौन से रेजिमेंट में? तो अपना भाई गया नहीं ना, वो तो सिविल एविएशन गया। अच्छा, उसने क्यों, उसका भी तो टॉप। नहीं उसने बोला कि मैं तेरे लिए क्लियर करूंगा। अच्छा, क्लियर किया लेकिन क्लियर गया नहीं। नहीं, हाँ तो वो बोला कि मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे ज्वाइन नहीं करना, तो एक सीट में खाऊंगा नहीं, हम्म, तो इसलिए वो गया नहीं। ओके ओके ओके। तो इसके बाद आराम अच्छा से एक सीट खाऊंगा नहीं से मुझे याद आया, कुछ लोग ये सोचते कि सर आपने एक सीट लिया और अभी आप एक्टिंग कर रहे हैं। भाई मैं आपको बता दूं, जिसको इंडी जाना होता है वो जाता ही है, मैंने किसी का सीट नहीं खाया। अगर तुम में कैपेबिलिटी है तो तुम पहुंच जाओगे, ठीक है। और कितने साल रहे सिखलाई के अंदर दर्शी भाई? तो मैं सिखलाई इन्फेंट्री में, तो बेसिकली मैं कोर ऑफ ऑर्डिनेंस का ऑफिसर हूँ, जो कि एमुनेशन, बॉम्ब डिस्पोजल, फिर आपका मटेरियल मैनेजमेंट से डील करता है। तो मेरा, हम लोगों का हर किसी का कंपलसरी होता है कि आप इन्फेंट्री अटैचमेंट करना पड़ेगा। Okay. तो इन्फेंट्री अटैचमेंट मैंने सिखलाइट इन्फेंट्री में किया, तो जो कि मेरा 2.5 साल का था। तो मैं 2.5 साल इन्फेंट्री यूनिट के साथ था, और वो भी कश्मीर में। और कितने टाइम तक रहा पूरा, मतलब फौज की सर्विस कितने टाइम तक रही? टोटल 7 ईयर्स, मतलब 8th ईयर पे मैंने छोड़ा। तो फिर जहाँ मतलब हमारी ऑडियंस को आज हर लोग बच्चे बोलते हैं कि इज़ द रियल हीरो था Correct. जलवायु। करेक्ट। तो ऐसा क्या लगा कि जीवन के अंदर मेजर रुद्राशीष को कि यार मुझे रियल हीरो को छोड़ देना चाहिए, रील के हीरो में आ जाना चाहिए? देखो ऐसा है, रियल हीरो मेरे हिसाब से इज ए डेफिनेशन। रियल हीरो हम फौजियों को क्यों मानते हैं? क्योंकि वो दिन रात हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो अच्छे पॉलिटिशियंस हैं या अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे इंजीनियर्स हैं, दे आर नॉट हीरोज? आर दे नॉट सेविंग लाइफ एवरी डे? तो हर इंसान का एक जॉब होता है, एक तरीका होता है। देखिए मैं फौज के थ्रू इतना जानता हूँ कि फौज के थ्रू मैं जो कर रहा हूँ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं बहुत लोगों का, पूरे देश का प्रोटेक्शन का ख्याल रख रहा हूँ। बट एज एन इंडिविजुअल मुझे लगता है एक्टिंग एक ऐसा मीडियम है जिसमें मैं बहुत लोगों तक पहुँच सकता हूँ, जो कि एज ए फौजी नहीं पहुँच सकता। जब आप फौज में होते हैं, हमें सोशल मीडिया अलाउड होता है? नहीं होता है। क्या हमें ये अलाउड होता है कि हम अपनी कहानियाँ सुनाएं? अलाउड नहीं होता है। जो हम कर रहे हैं वो हमें ही पता है, और हमको उसके लिए ना थैंक यू चाहिए, ना किसी से सुनना है कि कोई आके बोले शाबाश बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमें पता है ये मेरी ड्यूटी, हमें उसी में सेटिस्फेक्शन है। क्यों? क्योंकि हम अपने बगल वाले बंदे के लिए कर रहे हैं, जो हमारे साथ डेली हंस खेल रहा है, हम उसके साथ बैठ के दारू पी रहे हैं, तो ताकि उसको कुछ ना हो, हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं, और हमें पता है कि हमारा परिवार हमारी वजह से सेफ है। बट मैं चाहता था कि एक मुझे लाइफ मिला है, वही मैंने बोला ना यार, शिव जी ने जिसे पैदा किया उसको रास्ता तो शिव जी दिखाएगा। तो मेरे को पता था कि आई वॉन्टेड टू रीच मैक्सिमम पीपल। और आज अगर आप बोलोगे, सच बताइए, जब से ये पॉडकास्ट कल्चर शुरू हुआ है लकी भाई, आपने इतने सारे पॉडकास्ट, आज तो आप सवाल पूछ रहे हो, इतने दिन तो जवाब ही दे रहे थे ना, तो आप थे। उसके बाद आप देख लीजिए, अपने कर्नल राजीव भैरवान है, कैप्टन धर्मवीर सर है, अपने विजय नायर सर है। जब से ये फौजी लोग पॉडकास्ट में आए हैं, कितने लोगों को फौज के बारे में पता चल रहा है, और कितने यूथ को पता चल रहा है, तब जाके वो मान रहे हैं कि हाँ फील्ड में हम करते क्या है, ट्रेनिंग में हमारे साथ होता क्या है, ये बताने वाले भी तो चाहिए। नहीं बिल्कुल। और तो रुद्राशीष भाई, तो जो बच्चे अभी ट्रेनिंग करने जाएंगे, हाँ। बहुत सारे लोग हैं अभी जो इसको सुन के एनडीए ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे मेल भी आएंगे एग्जाम, मतलब ट्रेनिंग के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर बच्चे पूछेंगे कि सर जैसे आप एनडीए में पहले दिन गए, हाँ। पहले दिन जाते ही क्या हुआ, फर्स्ट दिन आप बिल्कुल गए, बिल्कुल घर से गए, एक सिविल लाइफ से गए ना सर। हाँ। जब तक आप आर्मी कैंट के अंदर नहीं घुसे, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर नहीं घुसे, उससे पहले तो मेरे सिविल ही हो, आप एक सिविलियन हो। जैसे आपने गेट के अंदर पैर रख दिया, हाँ। और आपको सामान इशू हुआ, तो फिर आप एक फौजी। लेकिन पहला दिन थोड़ा सा शेयर करो लोगों के साथ। पहला दिन तो हम लोगों को स्क्वाड्रन बांटा जाता है कि तुम इस स्क्वाड्रन में जाएगा, तुम उसमें जाएगा, तो हमें भी, मेरे को भी बांटा। तो मुझे याद है पहला दिन, अब मैं क्योंकि मिलिट्री स्कूल से आया था, तो ये मैं बताऊँ, एक फनी इंसिडेंट है। पहले ही दिन हम लोग जा रहे थे, चल के जा रहे थे, तो एक सीनियर ने पकड़ लिया। तो उसने बोला कमेर, ये कोई चलने का तरीका है? पर उस टाइम हमको ना नेम टैग वगैरह इशू नहीं होता है, तो वो कस्टमर ही है, उसको पता है पहला ही कस्टमर है। तो उसने मुझे बोला कि जाओ वो पेड़ टच करके आओ, और वो पेड़ था बहुत दूर, बोला उसको टच करके दौड़ो, और गोली की तरह जाएगा और गोली की तरह वापस आएगा, और मैं, अगर तुम धीरे हुए ना, फिर तुम्हारी बत्ती बंद कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है सर। तो उसने बोला गो। तो मैं दौड़ता गया, मैं बहुत तेज दौड़ा था। फिर जब मैं दौड़ रहा था, उस पेड़ पहुंचने से पहले मुझे लगा कि क्या ये बंदा मुझे जानता है, आज से पहले कभी देखा नहीं है, नाम इसको पता नहीं है। तो मैं पेड़ टच तो किया, बैक नहीं हुआ, वहीं से भाग गया। तो वो सीनियर बाद में बहुत ढूंढा, पूछा कि एक स्क्वाड्रन है, लेकिन इंडिया का सबसे फायदा क्या है, एक बार हेयर कट दे दिया तो सब बराबर, कौवे जैसे, किसी को ढूंढ नहीं पाओगे। तो वो मुझे ढूंढ नहीं पाया, ये मेरे साथ पहला दिन हुआ था। बट ये है कि
जो फंसने वाला था, जो बाहर से आया बेचारा, वो तो दौड़े ही जा रहा है, अभी भी शायद दौड़ ही रहा होगा इंडिया में, वो टच एंड बैक ही कर रहा है, छोड़ते नहीं है सीनियर। और कोई एनडीए का कोई ऐसा सीनियर इंस्ट्रक्टर जो हमेशा के लिए याद रह जाता है? मेरे भी बहुत सारे सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं जिनको मैं कभी नहीं भूलता, आज भी उनकी आवाज़ आती थी। मेरे एक सीनियर थे, जब हम लोग कमांडो ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारे सीनियर बोलते थे कि जब मैं रात को लाइन तोड़ बोलूँ तो मेरी बीवी को आवाज़ जानी चाहिए तुम्हारी। हाँ, तो हमें पता ही नहीं उसकी बीवी रहती क्या है भाई, ठीक है। अब बोलेगा लाइन तोड़, तो हम भाई सुबह के थके हुए 4 बजे के, रात को 12 बजे वो छोड़ रहा, जोर से चिल्लाएंगे कमांडो, तो 4 बारी तो कमांडो चिल्लाएगा, बाद में पता चला उसकी बीवी तो थी नहीं यहाँ जब हम आ गए। शादी नहीं हुई कि बीवी नहीं थी? तो नहीं मतलब उसकी बीवी थी ही नहीं, सिर्फ अच्छा, बोलता था कि तेरी कि चिल्लाओ मेरी कि बीवी मेरी बीवी को पता चल जाना चाहिए जोरा सिंह आ रहा है। तो हमारा एक उस्ताद था, सूबेदार मेजर जुगत सिंह करके, ग्रेनेडियर्स के थे। तो साहब हमें याद है 2-4 फेमस डायलॉग मारते थे। एक एनडीए के परेड ग्राउंड में एक वो रहता है, एयरक्राफ्ट रहता है, तो वो बोलता था कि वो हमें कदम ताल कराया जा रहा है, ड्रिल खत्म हो गया, कराया जा रहा है। अब हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि गलत क्या कर रहे हैं। बहुत देर सोचने के बाद फिर बोला आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तो हमने बोला कि, तो एक ने पूछा साहब करना क्या है? बोला अभी भी ये एरोप्लेन इधर ही खड़ा है, इसको उड़ना चाहिए था, जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराना चाहिए था, और अमेरिका का प्रेसिडेंट जब तक हमारे प्रधानमंत्री को बताएगा नहीं कि हाँ एनडीए कैडेट में जोश है, नहीं छोड़ूंगा कदम ताल। बताओ, छोड़ नहीं रहा है। तो ऐसे इंस्ट्रक्टर्स मुझे रहता है। एक मुझे याद है आईएमए में एक इंस्ट्रक्टर था, वो हमें बोलता था कि ऐसा कदम ताल करो कि मसूरी में कोई हनीमून ना मना पाए। तो ऐसे बहुत इंस्ट्रक्टर्स होते थे, और आई थिंक यही इनकी खास थी, क्योंकि ड्रिल ऐसा चीज़ है ना भाई। मैं आपसे पूछता हूँ, ड्रिल पसंद है? अरे सर मत पूछो भाई। मुझे लगता है जिसको ड्रिल पसंद है वो आदमी को एक बार साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए क्योंकि ड्रिल पसंद हो ही नहीं सकता। ड्रिल एक ऐसा चीज़ है जो सबको ना पसंद है। तो लेकिन उस ड्रिल को भी इंटरेस्टिंग बना देते थे वो यही सब डायलॉग मार के। हमारे भी एक उस्ताद थे, उसका भी डायलॉग एक ही था हमेशा कि मैं तुम्हारी उम्र में उड़ती हुई चिड़िया पकड़ता था, उड़ती हुई चिड़िया। डायलॉग शुरू से एक ही, मतलब भयंकर परेशान हो गए थे हम। हमने 3-4 महीने उसको झेला। एक दिन हम बहुत ही मतलब भयंकर तरीके से थके हुए थे। हमने कहा क्या हुआ, तो उसका फिर डायलॉग वही आ गया कि तुम्हारी उम्र में उड़ती हुई चिड़िया पकड़ता था। एक ने पता नहीं यार भीड़ में से किसने बोल दिया, बोला उस्ताद उस चिड़िया के पर नहीं होंगे तो भाई जो उसने हमारे को रगड़ा, फिर बत्ती बना मतलब फिर तो उसने बत्ती बना दी। तो मैं रुद्राशीष भाई कि पूरे एनडीए की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एक आर्मी ऑफिसर आप बने, लेफ्टिनेंट बने, बाद में कैप्टन बने, बाद में मेजर बने, तो ऐसा कब लगा कि यार आप मुझे भारतीय सेना छोड़कर रील की दुनिया में आनी चाहिए, मतलब एक एक्टर बनना चाहिए? पहली बार कभी ना कभी तो कोई थॉट आया होगा ना सर माइंड में? हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं 2017 में मैंने अपना पेपर पुटअप किया था, और 2018 में मैंने छोड़ा। तो 1 साल, क्योंकि सेना का पूरा प्रोसीजर है, इंटरव्यूज देने पड़े मुझे तो उस टाइम जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे अपने जनरल बिपिन रावत थे, जो बाद में सीडीएस बने, वहाँ तक का मैंने इंटरव्यू दिया। तो ये थॉट मेरे को तब आया क्योंकि मैं जब फौज में था तो मुझे एक टाइम पे मतलब ये लगा कि ठीक है मैं अभी सर्विस करता हूँ तो, बट एक्शन तो अब कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। जब आप लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर बन जाते हो, जब आप कर्नल बन जाते हो, तो आप कमांडिंग पोजीशन में आ जाते हो, फिर आप चाहो भी तो आपके जवान आपको जाने नहीं देंगे। वो बोलेंगे साहब आपने इधर ही बैठना है, जो करना है हमने करना है, वो जाने ही नहीं देंगे आगे आपको। तो मैंने सोचा कि यार ये तो वो हो जाएगा, तो फिर मेरा और क्या पैशन है। तो मुझे पता था कि एक्टिंग मुझे बचपन से पसंद है, क्योंकि मैंने इंडिया में ड्रामा किया, मैंने आईएमए में ड्रामा किया, और मैंने ड्रामा मतलब स्कूल से ही करा हुआ था, तो मेरे को बड़ा पसंद था। तो मैंने सोचा यार कभी तो एक्टिंग करूँगा। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्टिंग का जो प्राइम ईयर्स होता है ना, वो आपके यंग ईयर्स होते हैं। मुझे ये भी पता था कि एक्टिंग की दुनिया में लोग 17-18 साल की उम्र से ट्राई कर रहे हैं। मैं 10 साल उसमें वैसे ही लेट आ रहा हूँ अगर मैं 28-29 में आऊँ। पर फिर मैंने सोचा कि वही वरदान तो है, भगवान ने मुझे अभी तक यंग ही रखा है, समझ रहे हो। मैं अभी भी 20-22 का दिखता है, ऐसा मैं ही बताता हूँ, बाकी नहीं बताते, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट मैंने सोचा कि अभी भी यंग दिखता हूँ, एक चांस है। तो तब मैंने डिसाइड किया 2017 में जनवरी-फरवरी में मुझे ये थॉट आया कि यार मैं करना चाहता हूँ। फिर मैं चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स से एक बार बात करूँ, क्योंकि मेरी फैमिली जो थी मुझ पर डिपेंडेंट थी। तो मुझे याद है जलंधर में हम बैठे हुए थे गेस्ट रूम में, मेरे मम्मी पापा लंच कर रहे थे। मैंने जाके उनको बोला कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं पेपर पुटअप करूँगा और मैं एक्टिंग करूँगा। तो मेरे पापा ने मुझे देखा, बोला कि कुछ देर सोचे, बोला तू खुश रहेगा? मैंने बोला हाँ। तो बोला ठीक है फिर देख लेना। मम्मी खाना खा रही थी, मम्मी रुक गई।
बोलती है कि यार एक चीज़ बताऊँ, बोलते हैं हाँ। बोला जल्दी से स्टार बनना, मैं देख के जाना चाहती हूँ। चलो ये तो फैमिली का जब मुझे वो सपोर्ट मिला, जब उन्होंने बोला हम्म। कि इट्स ओके, फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं लगी भाई, बस Acting करनी। करता गया। लेकिन जब आपने पहली बार अपने सीनियर को या अपने कमांडिंग ऑफिसर को बोला तो उन्होंने कैसे देखा सर आपको पहली बारी? कमांडिंग ऑफिसर तो मेरा बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। जब मैंने पेपर दिया पहली बार, तो वो पेपर देखा, फिर मेरे को देखा, फिर पेपर देखा, मेरे को देखा, फिर वो सोचा कि ये तेरा है। मैं बोला सर नाम तो मेरा ही लिखा हुआ है। फिर उसने बोला कि यार तेरे को मैंने 15 दिन पहले मेरा ACR रिपोर्ट लिखा गया था, तो उसमें आपका 9 होता है आउटस्टैंडिंग, मुझे आउटस्टैंडिंग दिया। बोला मैं तेरे को 15 दिन पहले जब आउटस्टैंडिंग दे रहा था, तब नहीं बता सकता था कि सर मैं अभी तो छोड़ने वाला हूँ। अभी मैंने ऊपर तक बता दिया है मेरा आउटस्टैंडिंग अफसर है, और तो अभी मैं बताऊंगा कि सर ये आउटस्टैंडिंग 15 दिन पहले था। मैंने बोला सर अभी मैंने डिसाइड किया। तो अब बट मेरा CEO बहुत सपोर्टिव था, वो वाला CEO में दम था। क्योंकि जनरली ना CEO सोचते भी है, क्योंकि फौज का भी काम है आपको रोकना। बिल्कुल बिल्कुल। फौज एक सोल्जर को इतना मेहनत कराया, इतना खर्चा किया, वो जाने नहीं देगा। बट मेरे CEO को एक चीज़ पता था कि यार इस बंदे ने अगर कुछ सोचा है ना, डिसाइड किया। मेरा हमेशा से एटीट्यूड फौज में ऐसा रहा है कि अगर मैंने कुछ सोचा है तो वो मैं करता था। और मैं फौज में भी हमेशा कोई ऐसे टास्क होता था, ऑर्डिनेंस कोर में भी कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क है, मैं वो चीज़ खुद से वॉलंटियर करता था। तो मेरे CEO ने बोला कि ठीक है, तू 3 दिन ले, ये सोच कि तू छोड़ना चाहता है कि नहीं। मेरे को 3 दिन दे ताकि मैं ये सोचूं कि मैं ऊपर क्या बताऊं कि हाँ ये किस लिए छोड़ना चाहता है। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने सपोर्ट किया, और लास्ट तक तो फिर फौज ने छोड़ ही दिया। बोला कि जाओ यार एक्टिंग करो। और एक बात बता दूं आपको कि 2020 में फौज ने खुद ट्वीट किया कि ये हमारा एक्टर है एंड ही इज परफॉर्मिंग वेल। तो आई एम दैट मेड मी वेरी प्राउड, क्योंकि जो फौज मुझे बोल रही थी कि कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि शायद इसको बाहर कोई बहुत पैसे का कॉर्पोरेट नौकरी लग चुका है। और बेसिकली मुझे 2020 में जब कोविड लगा, 2021 में मुझे ऑफर आया था आपके अल्ट्राटेक, मैं कंपनी का नाम बोल रहा हूँ जिनका वो सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट। तो हाँ, उनके वहाँ से उनका एक जौनपुर में फैक्ट्री था, तो दे ऑफर्ड मी 35 lakhs पर एनम। बट आई वॉज लाइक नहीं, मुझे मैं फौज छोड़ के अगर मुझे नौकरी करनी होती तो फिर तो मेरे पे लानत है। मैं एक्टिंग ही करूँगा, चाहे मेरे पास पैसे हो ना हो, चाहे मुझे खाना मिले ना मिले, बट आई विल डू एक्टिंग ओनली। और आज मेरे सीनियर्स मेरे लिए बहुत प्राउड है एंड बहुत खुश है, एंड वो मुझे हर जगह इंट्रोड्यूस कराते कि ये मेरे अंडर था, इसने बोला था, तब बहुतों ने बोला था कि नहीं ये इसको अच्छा नौकरी बाहर मिल गया होगा, बट ही स्टिल एक्टिंग। तो बिल्कुल रुद्राशीष भाई, जैसे आपने फौज से छोड़े, एक सिविल लाइफ में आया और फिर आए एक्टिंग की दुनिया में, तो हमारी जो दुनिया है फौज की दुनिया और यहाँ की दुनिया कितनी अलग है सर? कितने डिफरेंट है वहाँ के लोग और यहाँ के लोगों में? लोगों में फ़र्क है बहुत, लेकिन काम का तरीका मुझे लगता है कि बहुत सिमिलर है। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है कि फ़ौज में एक चीज़ है कि मिशन एक ही है। आप कुछ भी बोलो, हर कोई एक ही चीज़ सोच रहा है। वो जो बोलते हैं ना, चक दे इंडिया में एक डायलॉग था, ना यूपी होता है ना पंजाब ना कुछ, एक ही शब्द होता है, एक ही दिमाग में आता है, इंडिया। तो फौज में हर कोई सबसे पहला अपने यूनिट के लिए लड़ रहा है, उसके बाद देश के लिए लड़ रहा है। ठीक है, उसे पता है कि अगर यूनिट के लिए लड़ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो देश के लिए लड़ रहा है। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ लगा कि फिल्म इंडस्ट्री का एक चीज़ मुझे समझ जो आया, आप बहुत आउटस्टैंडिंग एक्टर हो सकते हैं, आप बहुत आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, आप बहुत आउटस्टैंडिंग कैमरामैन हो सकते हैं, लेकिन अगर तीनों का कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फ्लॉप ही होगा। तो ये चीज़ मुझे समझ में आया कि लाइटिंग है तो हर किसी का एक टीम एफर्ट है, ये एक प्रोजेक्ट है, ये मिशन है जो सब साथ में कर रहे हैं, और सबका आउटकम एक ही पे ध्यान होता है कि पूरा प्रोडक्ट जो है, पूरा फिल्म अच्छा निकाल के आए। और हर एक छोटा छोटा जो चीज़ है ना, वो हर एक चीज़ मैटर करता है, हर एक आदमी उसमें मैटर करता है। अगर वो जो इनफैक्ट स्पॉट भी है, वो भी अगर टाइम से पानी नहीं पिला रहा है तो इंसान का डायलॉग में उसमें फ़र्क आएगा, लुक्स में फ़र्क आएगा। तो मैंने रियलाइज़ किया कि वर्किंग कंडीशन सेम है, बट यार फौज के लोग मुझे लगता है अलग लेवल के दिलदार होते हैं। अभी जैसे मैं लकी भाई आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पे किसी से बोलूँगा कि यार मेरे पास मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी, तो वो बोलेंगे कि हाँ मैं देखता हूँ बोल के वो शायद 5 साल मुझे ना बुलाए। समझ रहे हो? बिल्कुल। लेकिन फौज में ऐसा नहीं है। फौज में अगर मैंने आपको बोला हो देखता हूँ भाई, रुद्रा भाई ये वाला काम हो सकता है, देखता हूँ, अगर नहीं हो पा रहा मैं आपको खुद 2 दिन में कॉल करके बोलूँगा कि लकी भाई ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ? फीडबैक सिस्टम फौज में तुरंत है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, अब बताओ क्या करना है। फिर आप बोलोगे कि अच्छा मैं ऐसा सोच रहा हूँ, फिर वो दूसरे से बात करेगा कि हो सकता है कि नहीं। और फौज में मुझे लगता है फौजियों का ना एक चीज़ होता है, चाहे फौजी हो चाहे सिविलियन हो चाहे कोई भी हो, जब उनसे कोई हेल्प मांगता है ना, वो उस चीज़ को पर्सनल बना लेता है। यहाँ पे एवरीथिंग इज बिजनेस।
यहाँ पे में। बिजनेस है, इंडस्ट्री में बिजनेस। तुम मुझे पैसा दिलाओगे, तुम मेरे लिए काम आओगे, ठीक है, ये बिजनेस इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री पैसे का ही है। तो अगर तुम भाई अच्छे एक्टर हो, तुम्हारे पास क्राउड है, तुम्हें 10,000 लोग देखने आएंगे, तो तुम्हें मैं पैसा ज़्यादा दूंगा। यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा मिशन बड़ा है। तो हम लोग पर्सनल है कि अगर मेरे से कोई लेना देना भी नहीं है, मैं उसके यूनिट ऑफिसर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं फ़ोन करके अगर बोलूँगा ना आज भी कि सर मेरा एक दोस्त आ रहा है ऐसे ऐसे लेह लद्दाख घूमने, वो उसको भी वहाँ पे बेस्ट एक्सपीरियंस करवा देगा कि आजा तेरे को मैं बेस्ट घुमाता हूँ जहाँ जहाँ पे हो सकता है। वो फौज में, वो नहीं फौज यहाँ में पे पॉसिबल नहीं। बिल्कुल, फौज में लोग से ट्रस्ट भी करते हैं, ट्रस्ट कर फौज में, क्योंकि मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, आप ही के बैचमेट जिनसे आपने बात कराई थी, करेक्ट, वो कौन से देश में थे ये भी हम बताएंगे नहीं यहाँ पर, लेकिन मैंने सिर्फ उनको बोला कि यार उस देश का आदमी बहुत काम का है, आप इससे मिलो, वो ट्रस्ट कर लेगा। उसने ट्रस्ट किया, उस देश में वो मिला है ना, कि मैंने कहा रुद्राशीष सर के बात करी उसने, और मेरे सोर्सेज से वो मिला, और आज भी वो लोग काम कर रहे हैं साथ में। करेक्ट। और फौज का ये चीज है, फौज को अगर देश के हित में कोई भी चीज पता चले वो तुरंत करे, और उन्हें विदिन 24 आवर के अंदर उस देश में मिले वो उससे। करेक्ट, सी यही मैं बता रहा हूँ, ये ट्रस्ट फैक्टर है। ये नहीं है कि मैंने जब बोल दिया कि मेरा दोस्त है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, तो वो दोबारा नहीं करेगा कि चलो यार मैं चेक करता हूँ, बताता हूँ, यार क्या पता ऐसा हो, तुरंत। जबकि लाइफ को भी थ्रेट है, अरे तो देश दूसरा है, फौज बिना ट्रस्ट के चले ही कैसे? अगर मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ लकी भाई, तो इसी ट्रस्ट से जा रहा हूँ कि तुम मुझे मरने नहीं दोगे, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तो इससे बड़ा ट्रस्ट और क्या ही हो सकता है। जब अच्छा रुद्राशीष भाई देखो, एक नए फील्ड में आना और एक्टिंग करना कितना मुश्किल था यार, क्योंकि देखो कभी बैकग्राउंड तो है नहीं, क्योंकि मतलब फिल्मी बैकग्राउंड तो है नहीं कि दादा परदादा घर में एक्टिंग ही देख रहे हो, जीवन में पहली बार बॉलीवुड के अंदर आए, कैमरे के आगे आना, तो कितना टफ हुआ वो आगे मतलब कैमरे के आगे काम करना। देखो एक फौज की लाइफ दूसरी है, एक मिलिट्री स्कूल में तो शायद बच्चा बचपन से ही उसी माहौल में ढल जाता है, उसको हैबिट हो जाती है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है उस माहौल में आना। इसमें कितना डिफरेंट हो गया था काम करना? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग सोचते हैं और बहुत लोग ऐसा करते भी है, जो मुंबई आते हैं और तुरंत ऑडिशन देने लग जाते हैं। देखिए, आपका जो पहला इंप्रेशन होता है किसी के ऊपर, वो बहुत मैटर करता है। वो जो पहली बार देखता है वो समझ जाता है कि ठीक है इसको काम आता है कि नहीं आता, फिर आप सीखते रहोगे, वो अलग बात है। तो मैंने ना फौज के रहते दौरान और फौज को छोड़ने के बाद मैंने सबसे पहले अपने आप को 1.5 साल से 2 साल प्रिपेयर किया, कोई ऑडिशन नहीं दिया। तो जब मैंने 2018 से लेके 19 तक अपने आप को प्रिपेयर किया, और 2019 में आके जब मैंने ऑडिशन दिया, तब मैंने छिछोरे का ऑडिशन क्लियर किया, क्योंकि मेरे को फौज ने एक चीज़ सिखाई थी, आप जहाँ भी जा रहे हो, क्योंकि हम लोगों की क्या होती है, हर बार भाई लगी भाई पोस्टिंग चेंज हो जाती है। जैसे ही आप नए 2 साल में नई जगह जाते हो, आप चाहे कुछ भी, आपको फौज का बहुत कुछ पता होगा, पर उस यूनिट का नया ही प्रोसीजर होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप सोचो कश्मीर में, कश्मीर का ऑपरेशन बहुत अलग है, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे ऑपरेशन बदल जाएगा, है ना। तो आप जैसे ही इधर से इधर शिफ्ट हो गए, आपको पता चलेगा अबे वहाँ जो सीखा था यहाँ कुछ काम का ही नहीं है ना। तो वो चीज़ मैंने सीख लिया था कि जब भी किसी जगह में जाओ, सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, जानो उस जगह के बारे में। तो वो चीज़ मैंने किया। यहाँ आया, मैंने बहुत वर्कशॉप किए, मैंने किशोर नमित कपूर एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, मैंने उनके अंडर ट्रेन किया, मैंने युवा थिएटर ग्रुप है वहाँ से थिएटर किया जलंधर से ही आने से पहले। तो ये सब प्रिपेयर हो के जब मैं आया, तब मुझे इतना पता था कि ठीक है अब मुझे ट्राई करना है। मुझे पता है कि देखो एक्टिंग ऐसा चीज़ है, अभी एट द एज ऑफ 60-70 भी मैं सीखता ही रहूँगा, और हमेशा एक्टिंग करते वक्त ये लगता है कि नहीं आता है, और ख़ुद को देखने बाद लगता है कि इससे बेटर कर सकता था। तो ये हर एक एक्टर में होता ही है। तो मैंने प्रिपेयर किया और फिर मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किया, और अब जब मुझे डायरेक्टर्स बोलते हैं कि यार तुम्हारा काम अच्छा लग रहा है, और कुछ तो डायरेक्टर्स ये भी बोल रहे हैं कि यार बिलीव ही नहीं होता कि तुम फौजी हो, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड प्रोबेबली मुझे एक डायरेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया कि मैं क्यों उस चीज़ को, एक्टिंग को या किसी कैरेक्टर को पकड़ पा रहा हूँ। बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना एक एक्टर के लिए, होता है इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस। आपको बचपन से इतना एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिला है वेरियस लोगों का, वेरियस लाइफस्टाइल का, कि आप समझ जाते हो कि अच्छा ऐसा हो सकता है। क्योंकि आप अगर देखोगे ना, फौज में इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं और मज़ेदार कैरेक्टर्स हैं कि मुझे लगता है बाहर अभी तक पता ही नहीं है। फौज को एक ही तरीके से दिखाती है बॉलीवुड, पर फौज में इतने मज़ेदार कैरेक्टर्स हैं। अगर आप अपने बैचमेट में से ही मैं 40 लोगों को देख लूँ ना, तो मैं बता रहा हूँ मैं 40 पिक्चरों में 40 अलग कैरेक्टर करके छोड़ दूंगा, और लोग सोचेंगे कि यार कितना अच्छा कैरेक्टर करता है। वो कुछ नहीं है, मेरे 40 दोस्त हैं। तो मुझे लगता है रियल लाइफ से ही हम कैरेक्टर्स उठाते हैं, तो इस तरीके से मुझे थोड़ा इजी पड़ता है, क्योंकि मैं रिलेट कर लेता हूँ यार मेरा दोस्त ना ऐसा सोचता है इसी की तरह, तो वो तो ऐसे बिहेव करता है, ऐसा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। तो उस तरीके से प्रिपेयर करता हूँ, तो अभी तक तो होता जा रहा है। देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आगे भी बहुत अच्छा होगा। इंडियन
ऑडियंस देखेगी रुद्राशीष भाई, मेहनत देखेगी, और मैं बोलता हूँ कि यार जिस इंसान ने मेहनत करा धरती के अंदर उसको आप कभी रोक नहीं सकते कि आप सूरज की रोशनी को तो आने से कोई रोक ही नहीं सकता, बेशक देर लगेगी। लेकिन एक चीज़ और है, एक फौजी आदमी के अंदर, एक सिविलियन के अंदर, मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस लिया अपनी लाइफ का, फौजी आदमी शॉर्टकट नहीं देखता सर कभी भी। ट्रू मैंने आज तक अपने जीवन में कभी किसी फौजी को शॉर्टकट अपनाते हुए नहीं देखा। करेक्ट। नहीं, मैं ये चीज़ आपने बहुत अच्छा बोला। मैंने देखा है बहुत कोई बॉम्बे में आते हैं और बोलते हैं मुझे स्कैम हो गया, क्योंकि यहाँ पे हर जगह एक कास्टिंग डायरेक्टर है, हर कोई डायरेक्टर है, हर कोई राइटर है, और हर कोई प्रोजेक्ट दे दे रहा है, आज ही बुला के क्या जा तुझे सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। तो यहाँ पे भरे पड़े हैं। पर फौजी आदमी, मैं फौजी आदमी, मुझे जैसे ही कोई बोलता है ना कि ऐसा मैंने स्क्रिप्ट लिखा और ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ना, ये तो गलत है, इतना आसानी से तो नहीं मिल सकता भाई। फौज में पानी पीने के लिए भी पहले 5 किलोमीटर दौड़ाते हैं। पानी पीना है, प्यास लगी है, चलो 5 किलोमीटर दौड़ गया, फिर प्यास पानी पिलाते हैं। तो फौजी आदमी शॉर्टकट ले ही नहीं सकता है। दैट हैज हेल्प्ड मी। तो और जो मेहनत करने वाला है ना, वो यही बात है कि मेहनत करने वाला इतने टाइम तक अपने आप को सस्टेन कर सकता है कि इवेंचुअली टाइम आने पे वो सक्सेसफुल हो ही जाता है। पर लोग सोचते हैं कि वो रातों रात हो गया, पर उस रात के पीछे उसके कितने साल है, ट्रेनिंग, सर्विस, फिर इंडस्ट्री में मेहनत, वो लोगों को पता नहीं। तो कभी देखो आपने ट्रेनिंग में नेविगेशन भी किया होगा, नाइट नेविगेशन भी, तो फौज की ट्रेनिंग में कैसा लगा? नाइट नेविगेशन के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा यार कि नाइट नेविगेशन हम लोग कैसे करते हैं, मैप टू ग्राउंड, ग्राउंड टू मैप, मैप टू मैप, मतलब कैसे। तो कभी नाइट नेविगेशन में कोई ऐसा किस्सा जो बहुत मजेदार किस्सा होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, नाइट नेविगेशन में हम लोगों का रात को छोड़ देते हैं। मैं आपको बता दूं, शाम के 7 बजे छोड़ देंगे। बिल्कुल। तो हम लोगों को बोलेंगे कि ये रन बैक बोलते हैं एनडीए में। तो रन बैक में क्या होता है कि आपको 6 से 7 चेक पॉइंट्स दिए जाएंगे, और क्या करते हैं, एक चेक पॉइंट पहाड़ के ऊपर होगा, दूसरा चेक पॉइंट पहाड़ के नीचे होगा, तीसरा चेक पॉइंट फिर किसी पहाड़ के ऊपर। तो ऊपर नीचे करते रहेंगे। ऐसा भी कर सकते थे कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाओ, नहीं, पहले नीचे उतारेंगे फिर ऊपर चढ़ाएंगे। तो ऐसे करते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं। तो मुझे याद है, अब ये लोग क्या करते हैं नाइट नेविगेशन में ना, आपके जो ऑफिसर्स जो चेक पॉइंट में बैठते हैं, तो हम मैप देख के बहुत दूर तो पहुंच जाते हैं, देख के एक जनरल डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। तो इनका हमेशा एक वो होता है कि एक लाल कलर का लालटेन में प्लास्टिक लगा के लाल कलर का लालटेन टांग के रखते हैं। तो दूर से आपको ना वो लालटेन दिख जाएगा कि हाँ ठीक है, वहाँ उस पॉइंट पे मुझे पहुंचना है। बट प्रॉब्लम पता है क्या लगी भाई, मैंने देखा है, अगर आपको वो लालटेन दिखेगा ना, आप एक स्टेप राइट लो वो लालटेन गायब हो जाएगा, एक स्टेप लेफ्ट लो वो लालटेन गायब हो जाएगा। तो वो लालटेन एक ही बार दिखता है और फिर गायब हो जाता है। और कुछ इतने बदमाश लड़के, उनमें से शायद मैं भी एक था, हम लोग क्या करते थे, टॉर्च होता था ना, टॉर्च में लाल प्लास्टिक बांध के किसी पेड़ में टांग के भाग गए। अब दूसरे सोच रहे हैं कि वही लालटेन है, डायरेक्शन सेम ही है, पर अगर आप जाओगे तो आपको पहाड़ों में क्या होता है ना, पहाड़ों में पता नहीं चलता कॉन्टूर से कि कौन सा पहाड़ कौन सा है। तो आप थोड़ा सा लाल देख के भागते रहोगे तो आपको रियलाइज होगा आप दूसरे पहाड़ के ऊपर हो और वो जो पॉइंट था वो दूसरा था, क्योंकि आपस में इतना कंपटीशन हो रहा है। तो बंदे ये सब काम भी करते थे, तो ये सब होता था। फिर एक बार मुझे याद है, हम बहुत अच्छा रन कर रहे थे हम लोग, तो हर किसी ग्रुप को 1-1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, या 10-10, 15-15 मिनट बाद छोड़ते हैं। तो हम लोगों के ग्रुप को बहुत पीछे छोड़ा और हम लोग दौड़ के बहुत आगे पहुंच गए। पर वही है ना कि बोलते हैं कि मेहनत भी करो तो साथ में किस्मत भी होना चाहिए। हम इतना पहले पहुंचे और हम लोग रिपोर्ट करने वाले थे, उससे पहले एक बंदे को पहाड़ में चढ़ गए, उसको बिच्छू काट गया। अब वो तड़प रहा है, उसको लेके ऊपर नहीं जा सकते, इवैक्यूएट करना पड़ेगा। पूरा नीचे आए, उसको फर्स्ट एड दिया, एम्बुलेंस में चढ़ाया, फिर पहाड़ चढ़े। लेकिन बंदों में दम देखो। उसके बाद भी हम, याद है, हम आई थिंक 15th छूटे थे, 14th या 15th छूटे थे ग्रुप में, फिर भी हमने फाइनली 3rd या 4th रिपोर्ट किया। मतलब ये होने के बाद, इतना अप डाउन करने के बाद। हाँ, तो नाइट नेविगेशन में तो मज़ा तो आता ही है। मुझे याद है एक हमारा होता है जहाँ पे ऑफिसर्स हमको पकड़ लेते हैं, बिल्कुल, कि पकड़ लेंगे, अगर तुम पकड़ गए तो अगले दिन खूब पीटेंगे कि तुम प्रिजनर ऑफ वॉर हो, कैसे पकड़े गए। तो मुझे याद है कि ऑफिसर ऐसे पीछा कर रहा है, बोल रहा है कि रुक जाओ। बंदे रुकते नहीं है, बंदे कीचड़ में कूद गए कि सर अगर पकड़ना है तब कीचड़ में आके पकड़ो। अब ऑफिसर कीचड़ में तो कूदेगा नहीं, तो बंदे ऐसे अपने आप को बचाते थे, कीचड़ में कूद के कीचड़ से भाग रहे हैं। तो ऐसे बहुत मज़ा आता था। एक बार हमारा भी ऐसा हुआ, नेविगेशन में थे हम, तो हमने कहा लिफ्ट ले लेते हैं गाड़ी से। तो रात के टाइम की बात थी, तो एक लड़के को हमने वहाँ खड़ा किया। हमने कहा तू इशारा करना कि गाड़ी रोक। और मैं हो गया इधर,
अब वहाँ से एक जीप आई, तो रात का टाइम था, वो मुझे इशारा कर रहा मत रोक करके। वो लाइट आंखों में आ रही तो दिख नहीं रहा इशारा करते हुए। अब जैसे ही हमने रोका तो एक अफसर की गाड़ी रख दी। अरे तो उन्होंने भाई साहब जो पकड़ा, हमारे को चड्डी में छोड़ दिया, कपड़े देके चले गए हमारे। तो ठीक है, अरे, अंडरवियर में छोड़ते छोड़ दिया, नहीं। बोला कपड़े उतार लो इसके। अब बाबा भाई हम ट्रेनिंग के अंदर, कमांडो ट्रेनिंग के अंदर, तो चड्डी में हम लोग पूरी चड्डी में ही गुजारे हमने 3 दिन का। एक्सरसाइज लगा लो, एक्सरसाइज। ये तो ऐसा था, हमारा जब कैंप होता था एनडीए का, तो गांव जो था ना, गांव के औरतें ससुराल चले जाते थे, क्योंकि एनडीए के 300 बच्चे आते, 300 नंगे ना आते, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं। तो इसीलिए वो गांव के, उनको पता होता था कि ये कैंप का टाइम है, हाँ। और जाने से पहले रेकी वेकी होता है, अफसर रेकी, तो उनको पता होता है अच्छा ये 10 दिन में बच्चे आएंगे, बहुत ही बेशरम बच्चे हैं, तो औरतों को भेज देते थे ससुराल की, भाई मतलब अपने घर मायके भेज देते थे कि जाओ तुम लोग वहीं पे रेस्ट करो, अभी यहाँ पे कैंप होने वाला है। तो बच्चे वहाँ पे, तब कहाँ फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा भी एक कमांडो ट्रेनिंग के अंदर लास्ट 3 दिन की एक एक्सरसाइज थी, तो चेक करते हैं कि वहाँ पैसा तो नहीं है करके। हाँ। अब पैसा नहीं है तो करके 200-250 थे सबके। बोला कपड़े उतारो सबके सब। अब सब कपड़े उतारेंगे 200-250। अब वो कपड़े एक जगह डाल देने। अब जिसके कपड़े वो मिलेंगे नहीं वापस, क्योंकि चेक करेंगे उसे अंडरवियर में देख रहे हो ना। अब जिसने जो कपड़ा मिला वही कपड़ा। हमारे जो डिफेंस लगाया हमने, रात को डिफेंस लगाया, तो हमारे एक अफसर ने बोला कि हम रात को कोई भी अफसर चेकिंग आएगा, अगर, क्योंकि ताकि हम लोग ना सोए, सो जाते ना लोग यार, इतने थके हुए हैं, सो जाएंगे डिफेंस में, बोला अगर कोई ऑफिसर एंट्री कर गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब देखो हमारे पास वेपन तो दे देते हैं, पर वो डीपी वेपन होता है, असली तो होता नहीं है। तो एक बंदे को हमने वो लगाया अपने कोर्समेट को कि बोला भाई देख कुछ भी हो जाए, ऑफिसर आना नहीं चाहिए। तो जब ऑफिसर आ रहा था बिना टॉर्च के एकदम शांति से, तो इसने रोक दिया, थम कौन आता है। तो उस ऑफिसर ने कुछ नहीं बोला, बढ़ता गया। इसने बोला पासवर्ड, तो हमारा वो ड्रिल है, पासवर्ड 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 3 बार। तो अफसर ने पूछा पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड, तभी भी अफसर आता जा रहा है। तो इसको लगा कि यार अब इसको कैसे रोकूं, बगल से लिया, पत्थर मारने लग गया। अफसर बोलते हैं वेट वेट वेट, टॉर्च जला के बोलते हैं मैं हूँ, उसको पता नहीं था पासवर्ड, मैं हूँ यार, मैं हूँ, हाथ उठा के। फिर आया, बोलता है गुड 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 जॉब, पर उसकी वो पत्थर मारने लग गया भाई। फिर हमने उसे कुछ शाबाशी दी, बोला ठीक है ये गुड, ऐसे ही होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। तो रुद्राशीष भाई, एक बार ट्रेनिंग पास करने के बाद जब भी हम लोग JNK के अंदर गए, JNK तो CI ऑफ से पूरा का पूरा, तो कभी ऐसा कोई ऑपरेशन जो करने को मिला सिखलाई के साथ, इन्फेंट्री के साथ, एक लाइव ऑपरेशन कभी? कितना? तो मैंने ये काफ़ी करे हैं। जो मच्छल सेक्टर में जब मैं था, जब मैं झांगड़ में था, तो मैं काफ़ी सारे पेट्रोलिंग्स गया हूँ, काफ़ी सारे देखिए क्रॉस बॉर्डर तो होता ही रहता है, सीज फायर वायलेशन तो वहाँ पे बहुत कॉमन है। और मैं एक पोस्ट में था जो कि बज्जरवाली था। बज्जरवाली बस 25 मीटर्स अवे फ्रॉम पाकिस्तानी पोस्ट। तो एक बार हमारा फायरिंग खुला, 3 दिन लगातार फायरिंग होते गए। फिर वहाँ से हॉटलाइन जो है खुला, क्योंकि उनका शायद 2 सोल्जर्स का डेथ हो गया था। और आप बिलीव नहीं करोगे, आपको अगर पता है तो कश्मीर में क्या होता है ना कि हमारे जो इंडियन आर्मी है ना, वो पूरा तैनात रहता है रात भर। बिल्कुल। पाकिस्तान के पोस्ट में हार्डली कुछ लोग रहते हैं, वो 2-4 लोग होते हैं, क्योंकि उधर तो टेररिस्ट जाएगा नहीं, वहीं से आएगा तो इधर ही, तो वो निश्चिंत होते हैं। बट वो जब हमारी 3 दिन की फायरिंग हुई, उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे 2 महीना तक वो लोग तैनात थे। हाँ, और हर दिन हम लोग क्या करते थे, रेडियो सेट में ना कुछ फ्रीक्वेंसी उनसे मैच हो जाती, वो लोग टैप कर लेते हैं। तो हमें पता होता था कि अगर ये फ्रीक्वेंसी हुआ है तो हम उसमें पास करते थे कि अब करेंगे बैट एक्शन, बॉर्डर एक्शन। तो वो लोग पूरा था कि ये लोग कुछ करने वाले, तो ऐसे तंग करने के तरीके होते थे। फिर ऐसा हुआ था कि हम लोग बैठे हुए थे, एक बार हमारे फेंसिंग पे बैठे हुए थे, एकदम से सामने से फायर आ गया। तो एक हमारा लड़का था, वो ऐसे ही सर्च लाइट घुमा रहा था, सर्च लाइट पे फायर हो गया। तो उस टाइम हमने एक ऑपरेशन करा, उसमें हमें तो उस वक्त मैं था, उसी पोस्ट में था, तो हमने उस पर ऑपरेशन करा। तो उसमें कुछ 6 लोग थे, हमें उसमें मतलब जो डिटेक्ट हुआ 6 लोग, बट हमने ग्रेनेड भी फेंके। बट यार आपको पता है कि यही सबसे मेन चीज़ होता है कि ग्रेनेड आपने जब फेंके, अब इतने हाई ऑल्टी में हो, इतने ठंडा वेदर है, ज़रूरी नहीं है कि फटेगा, जरूरी नहीं है, डेटोनेटर कब का है हाँ, पता नहीं है। अब जबकि मेंटेन कर रहे हैं बंदे, निकाल के फुल वो कर रहे हैं हम लोग पूरा, क्योंकि इन्फेंट्री यूनिट है तो वो ऑल टाइम उसका मेंटेनेंस कर रहा है। बट वो किस्मत की बात है, वो 2 फेंके, जो फटे नहीं, तो उनको वो अलर्ट हो गए कि भाई इनको हमारा लोकेशन तो मिल गया, मतलब इन्होंने स्पॉट कर लिया बेसिकली कहाँ पे। फिर हमने काफ़ी देर फायरिंग करी, वो रात को निकल गए। बट दूसरे AOR में उनकी 2 लोगों का मिला, बॉडी मिला, फिर यूनिट को कमेंडेशन मिला। फिर हमारा एक पोस्ट था, वहाँ पे हमने एक बंदे को, एक था एक टेररिस्ट, उनका ऑपरेशन हुआ, कुछ मारे गए, एक भाग रहा था। वो भागते भागते वो क्या हुआ, ये जो 2 पोस्ट थे ना,
पाकिस्तान और इंडिया का बराबर में था। हम्म, दोनों देख के मतलब हमें भी कंफ्यूजन होता था कि इंडिया वाला कौन सा पाकिस्तान वाला है। वो चढ़ गया, चढ़ के वहां पे जाके ऐसे लेटा, पाकिस्तान पहुंच गया, खालसा झोड़ा बांध रहा था, बोलता ये कौन है लेटा हुआ। उसको पकड़ लिया, वो टेररिस्ट था, वो सिखलाई अपने ही बटालियन में चढ़ गया। अच्छा, तो उसको पकड़ लिया, उसको फिर हैंड ओवर कर दिया हमने, पुलिस क्योंकि hand over हाँ, क्योंकि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हो गई थी। तो इन्फॉर्मेशन एक बार निकल जाती है तो पता था ना कि एक बंदा निकल चुका है, और ये फिर खुद सरेंडर भी कर दिया। तो इंडियन आर्मी की ये चीज़ बढ़िया है। अगर आप अपने कश्मीर के यूथ है, सोचो वो इतना हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, हमारे कैजुअलिटीज़ हो रहे हैं, फिर भी इंडियन आर्मी, मैं यही बोलता हूँ कि यही हम लोगों को दूसरे देशों से या दूसरे किसी भी फोर्सेस से अलग करती है, कि फिर भी हमारे फौज में इतना हिम्मत है कि हमारे ऑफिसर्स फिर भी अगर वो मौका बोले कि हम सरेंडर करना चाहते हैं, हम सरेंडर करने देते हैं, चाहे तो हम मार दें। नहीं नहीं बिल्कुल, कौन पूछेगा, कोई नहीं बताएगा। बट स्टिल मैं देखता हूँ कि ऑफिसर्स इतने अच्छे, इतने कमांडिंग, मतलब रियल लीडर्स जो बोलते हैं ना कि ये बंदा सरेंडर करना चाहता है तो इसको करने दो, करने दो। तो उससे पता चलता है कि इंडियन आर्मी इज फुल ऑफ ग्रेट लीडरशिप। अभी जो बच्चे हमारे एनडीए देना चाह रहे हैं, हाँ, बहुत सारे लड़कों के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको एक मैसेज दे दो यार कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही उनको लगता है कि ये एवरेस्ट चलने से भी ज़्यादा खतरनाक है, बहुत सारे। ये मैं आपको एक इजी तरीका बता देता हूँ। देखिए, एनडीए प्रिपेयर करने का तरीका सिंपल है। आपको जो आपका सिलेबस है, अभी तो मेरे को, मैं लेटेस्ट, क्योंकि मैंने यार 2007 में दिया था तो मुझे सिलेबस तो पता नहीं है, बट मैं जैसे प्रिपेयर किया था मैं बताता हूँ। मैथमेटिक्स है, अगर मैथमेटिक्स में मुझे पता है कि आर एस अग्रवाल का किताब है, वो बहुत हमारे टाइम में आर एस अग्रवाल का किताब बस ट्रेंडिंग, जो आज का भाषा है, जैसे रील ट्रेंडिंग होता है, वो बुक ट्रेंड कर रहा था कि इसी किताब से मैक्सिमम सवाल आते हैं या तो इसी के सिमिलर आते हैं, सेम क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, सिमिलर आएंगे। तो हम उस बुक को 3 से 4 बार खत्म करते। तो सोचो, मैंने 3 बार खत्म करके भी फेल हो गया, तो आप अपने आप से पूछो कि क्या मैंने उस बुक को कितनी बार खत्म किया है। ठीक है, तो जब आपको रियलाइज हो जाए ना कि यार मैं इतनी बार खत्म कर चुका हूँ, अब मुझे क्वेश्चन देखते, क्योंकि एनडीए में जब आप बैठ रहे हो ना, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको 120 क्वेश्चन दिया जाएगा, आप आराम से सॉल्व कर दोगे। अगर आपको मैं 5 घंटा दूंगा, आप बैठ के शांति से कर दोगे। इसीलिए मैं आपको 2.5 घंटा देता हूँ, वो चेक करने के लिए कि आप प्रेशर में कैसा परफॉर्म करते हो। तब प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं 120 क्वेश्चन आया है, 30 क्वेश्चन तो मिनिमम ऐसे होने चाहिए कि मैंने देखा और मुझे आंसर पता होना चाहिए, मुझे सॉल्व नहीं करना होना चाहिए। तब जाके आप बाकी 90 में से 40 या 50 क्वेश्चन कर पाओगे, तो जाके टोटल आप 60 to 70, 75 जितने भी कट ऑफ है क्वेश्चंस के, उतना आप कर पाओगे। तो ये तरीका है, मतलब इस ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए। और आपको एक बात बता दूं, जब आप बहुत प्रिपेयर करते हो ना, एग्जाम से 2 दिन पहले लगेगा कि अबे सब भूल गया, तब होती है छोटी छोटी पर्चियाँ जो आपको सिर्फ फॉर्मूले और वो दिलाते हैं। जैसे ही आप देखोगे आपको याद आ जाएगा, हाँ ठीक है। और तब आप, उसके बाद क्या होता है, एक टाइम होता है आपका पहला 2 से या 4, 5, 6 महीना जो है आप प्रिपेयर करो। लास्ट का जो 2 महीना है या 1 महीना है, हर वीकेंड में बैठ के कम से कम टेस्ट पेपर सॉल्व करो। जैसे इंडिया रिटर्न्स का होता है, टाइम स्टार्ट किया, टेस्ट पेपर खत्म, टाइम स्टार्ट किया, 2.5 घंटे में खत्म, 2.5 घंटा हो गया खत्म, ये नहीं 2 घंटा मतलब 31 मिनट ले लिया, नो। तो ऐसे आप रिटर्न्स के लिए प्रिपेयर करो। और फिर देखो, एसएसबी का तो मैं एक में बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि एसएसबी में आपका बहुत कुछ चेक किया जाता है, वो 5 दिन का प्रोसीजर है। बट मैं इतना बताऊंगा कि जब आप एसएसबी में जाते हो, अगर आप अच्छे इंसान हो तो आप वैसा ही रहो जैसे आप हो, और अपने ओरिजिनल सेल्फ को दिखाओ। और अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो फ़ायदा ही नहीं है, लेगी नहीं फौज आपको। ठीक है, सिंपल है। और बहुत सारे जो सिविलियन लोग हैं, बहुत सारे सिविलियन जो आजकल व्हाट्सएप से पढ़े हुए हैं या एफबी से पढ़ कर आ रखे हैं, हाँ, तो उनको सिर्फ एक चीज़ और, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक ही इंसान इतनी चीज़ कैसे है, कि ये इंसान कमांडो भी है, स्नैपर भी है, तो उन पीएसओ भी है, बॉम्ब डिस्पोजल भी है, तो उनको ये थोड़ा इनको पता समझाओ नहीं कि है कि कोर्सेज होते हैं भाई, थोड़ा सा करेक्ट। इनको- मैं जैसे, अगर मैं ऑर्डिनेंस का अफसर हूँ, मैं इन्फेंट्री का जो जूनियर कमीशन कोर्स है, जहाँ पे इन्फेंट्री बैटल सिखाया जाता है, जहाँ टैंक बैटल सिखाया जाता है, वो सारे चीज़ें जानता हूँ। मैं आर्टिलरी का प्रोसीजर जानता हूँ। मैं ईएमई बटालियन में रहा हूँ तो उनका प्रोसीजर जानता हूँ। मैं ऑर्डिनेंस में रहा हूँ तो ऑफकोर्स ऑर्डिनेंस का प्रोसीजर जानता हूँ। इन्फेंट्री में सर्व किया हूँ तो इन्फेंट्री जानता हूँ। तो हम फौजी मल्टीटास्किंग होते हैं, और इसीलिए हम लाइफ में कभी चूकते नहीं हैं।
क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और बहुत सारे लोगों के कोर्स करते हैं, जैसे आप लोग भी कॉलेज पास करने के बाद बहुत सारे कोर्स, तो फौज भी कोर्स कराती है कि तू जाके कमांडो कर, तू जाके स्नैपर कर, तू जाके बॉम्ब डिस्पोजल कर, तू जाके पीएसओ कर, तू जाके जूनियर करेक्ट, कमांडिंग ऑफिसर कर, तो कोर्सेज होते हैं भाई, सारे कोर्सेज होते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं लकी भाई, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए आपने बोला कि कोई मैसेज के लिए, मैं उनके लिए कोई मैसेज नहीं देना चाहता, क्योंकि वो मुझे बताते हैं कि फौज कैसे फंक्शन करना चाहिए। बताओ। तो मैं उनसे क्या ही मैसेज दूं यार, फायदा नहीं है। नहीं बिल्कुल। तो मैंने गिव अप कर दिया। तो ये हम जितना भी आज अपने मेजर रुद्राशीष सर, जो इस टाइम बॉलीवुड के अंदर एज ए एक्टर और बहुत अच्छे वक्ता, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे बच्चों से जुड़े रहते हैं, और अपना कीमती समय निकाल कर रुद्राशीष सर ने हमसे बात करी, और जो भी नए बच्चे जो आज अपना इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो इन्हें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और जिनको भी बॉलीवुड में, जैसे मैंने आपको बोला कि नहीं आप भी बिल्कुल कैमरे के सामने आना चाहते हो, तो भी आप रुद्राशीष सर से बात कर सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर में अगर आप किसी भी फील्ड में जाके आपको लगे कि नहीं यार अब बहुत हो गया और मुझे कैमरे के आगे आना है, तो क्यों। देखो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं कुछ सिखा पाऊँ ना पाऊँ, एक्टिंग सिखा पाऊँ ना पाऊँ, फौज कैसे ज्वाइन करना है सिखा पाऊँ ना पाऊँ, मैं तुम्हें एक तरीका सिखा दूंगा, लाइफ कैसे जीना है। अगर जीना कैसे, क्योंकि हर कोई सीख रहा है कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, मैं वो पढ़ता हूँ, अगर आप लाइफ जीना सीख जाओगे ना तो अपने आप रास्ता ढूंढ लोगे। नहीं, लेकिन मैंने एक चीज़ और देखा रुद्राशीष भाई, आपका भी सोशल मीडिया देखा मैंने, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स का भी देखा, जैसे बाकी लोग हैं यार इनकी लाइफ के अंदर मैंने देखा कि सोशल मीडिया के अंदर लड़कियों के साथ फोटो नहीं होती, गर्लफ्रेंड्स वगैरह नहीं होते, ऐसा क्यों, जबकि सिविल में बहुत है ऐसा फ्रेंडिंग, लेकिन नहीं है। मैंने जितने भी बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स फौजी लोग डालते नहीं, ऐसा क्यों। क्योंकि हम दिल से प्यार करते हैं। तो मतलब जब हम प्यार करते हैं तो हम डालते नहीं है, तो दिखावे की जरूरत नहीं है, दिखावे की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि जब आप बहुत डालने लगते हो ना कि ये पिक्चर, हम वो चीज़ डालते हैं कि जो उन्हें सीखना चाहिए, है ना, हम फौजी वही डालते हैं जो उन्हें सीखना चाहिए। अब रिलेशनशिप भी सिखाने लग गया, अभी आजकल बहुत कोई रिलेशनशिप लेके बता रहा है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। रिलेशनशिप तो देखो आज तक मुझे लगता है स्वयं महादेव से भी पूछ लोगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे कि कैसा होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो अभी रुद्राशीष सर अभी जो कर रहे हैं, क्या उसमें रुद्राशीष सर खुश हैं, हैप्पी हैं? बहुत बहुत, क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखा है, जो खुश आदमी है वो हर जगह खुश है। जो फौज में खुश है वो बाहर भी खुश रहेगा। जो अगर कोई फौज में है, सोचो वो फौज में कंप्लेन कर रहा है कि यार फौज बहुत तंग करती है, सुबह उठा देती है, वो ऐसे रोदलू भी तो आते हैं अपने, कितने आते हैं कि नहीं आते, पूरे दिन भर रोते रहेंगे और उनको सबसे ज्यादा रगड़ा लगता है कि ये रोता है, इसको और रगड़ा दो, ठीक है, वो रोता रहेगा, वो आदमी बाहर भी रोएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो खुश रहने वाला इंसान वो खुश ही रहेगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है खुश रहना एक लाइफ का हिस्सा है। और लाइफ में आपको हर चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपको आता है ना, आप उस इन्फॉर्मेशन को दो तरीके से प्रोसेस कर सकते हो। एक ये प्रोसेस कर सकते हो कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, और एक ऐसे प्रोसेस कर सकते हो कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ है, अब मैं इसका क्या करूं ताकि मेरा सबसे बड़ा, मतलब इससे भी बड़ा कमबैक रहे। तो एक ही सिचुएशन सेम ही है, डीलिंग अलग हो जाती है, और फौज आपको डीलिंग सिखा देती है। फौज के अंदर एक चीज़ और है सर, जो सिविल लाइफ में बहुत है, फौज के अंदर अगर किसी भी आदमी ने दूसरे को भड़काने की कोशिश करी तो कोर्ट मार्शल, हाँ है ना, ये आर्मी का एक लॉ है, और बाहर तो सब भड़का ही रहे। एक आर्मी का एक लॉ है भाई, अगर आर्मी के अंदर किसी भी व्यक्ति ने किसी को भड़काने की कोशिश करी तो उसका सीधे कोर्ट मार्शल किया जाएगा। वो आदमी दुनिया के लिए सबसे खतरनाक है जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है किसी की। करेक्ट। जो सही आदमी है, एक बात बता दूं, जो सही आदमी है वो सामने खड़े होके पूरे दुनिया के अपना पॉइंट बताएगा। जो आके तुम्हें पर्सनली बता रहा है कि देख ऐसा होना चाहिए, जैसे ही तुम उस पॉइंट को लेके जाओगे और पीछे मुड़ोगे, वो नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तो लड़ो भी उसी के लिए जो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, उसके लिए मत लड़ो कि तुम लड़ने चले गए, अचानक देखिए अबे पीछे तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो फाइट फॉर दोज हु डिजर्व इट, बट इंडियन आर्मी विल फाइट फॉर एवरीवन। वो तो इंडियन आर्मी का उसूल है। इवन इफ सम पीपल डोंट डिजर्व इट, वी डोंट केयर, बिकॉज वी नो दैट इट्स आवर कंट्री एंड वी विल प्रोटेक्ट इट। तो कभी सर्विस में एमआई के साथ काम करने का मौका मिला? नहीं, मिलिट्री इंटेलिजेंस मतलब रहा हूँ उनके साथ, और ये तो ऐसा है कि ये नेचुरली मेरा आंसर नहीं निकलता है, क्योंकि तब वो फौज से आदत ही है कि तुम्हारा एमआई के साथ कुछ नहीं सर। तो एमआई के साथ तो नहीं रहा। बिल्कुल। और एक चीज़ और कि देखो फौज भी वर्क करती है, बहुत सारे सीक्रेट सर्विसेज भी साथ में काम करते हैं, करेक्ट। तो उन लोगों के लिए भी कोई मैसेज जो कभी नज़र नहीं आते और मतलब
Correct. फ्रंट में रहकर, जिनका कभी कोई नाम नहीं आता, एक अनसन हीरो, लेकिन हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि फौज से लेके जो भी जितने भी है, जैसे कि कोविड ऑप्स जैसे आपने बोला, ऐसे बहुत वॉरियर्स है जो लड़ रहे हैं एंड आप मतलब उनको किसी को पता भी नहीं है। बट मैं आपको बुरा इस बात से लगता है कि जब यूनिफॉर्म में बंदा जा रहा होता है ट्रेन में तो हम उनको एक सीट भी नहीं देते, और जब ऑपरेशन सिंदूर होगा दे आर आर रियल हीरोज। तो मुझे लगता है कि ये डुप्लिसिटी पहले हमारा बंद होना चाहिए, और ये डुप्लिसिटी भी इसलिए है क्योंकि हमारे देश बहुत विचारों से बटे हुए हैं। विचारों से बटे रहना अच्छा है, तभी देश की तरक्की भी हो सकती है। लेकिन जब देश की बात आए तब आपके विचार मैटर नहीं करते हैं, तब सब साथ होना चाहिए। ये वही परिवार की तरह है। अगर आप एक घर में हो तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई बहन और बुआ चाचा सबकी बनेगी, नहीं बनेगी यार। वो परिवार है, सब इंडिविजुअल है, सबकी थॉट है। लेकिन बाहर से कोई आके अगर बोल दे वो परिवार सबसे तगड़ा है, तब सारे साथ जब खड़े हो जाते हैं कि हाँ मेरे भाई को हाथ लगा के दिखा। हो सकता है कि कल ही उसका भाई से झगड़ा हुआ, लेकिन आज वो बाहर वाले को नहीं छेड़ने देगा। तो ये बात होती है कि एज अ कंट्री हमें खड़ा होना चाहिए। तब आपके विचार मत दीजिए अगर वो देश के हित में नहीं है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आखिरी में, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है यार, हमारे देश में सीक्रेट सर्विस के बारे में बहुत कम लोगों को इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि लोगों ने सुना ही नहीं यार कि सीक्रेट सर्विसेज कैसे काम करती है, MI RNW IB कैसे वर्क करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर देते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँ कि देखो भाई, इस देश के अंदर भारतीय सेना से ऊपर कुछ भी नहीं है। इस देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी सीक्रेट सर्विस का एजेंट बन सकता है भाई। चाहे पान की दुकान में बैठा हुआ भी एक आदमी काम कर सकता है सीक्रेट सर्विस के लिए, वो उनका एजेंट बन सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं कि कोई भी आदमी सोल्जर नहीं बन सकता। सोल्जर कभी भी एजेंट बन सकता है, लेकिन एक एजेंट सोल्जर नहीं बन सकता। ये आपको डिफरेंट पता होना चाहिए। करेक्ट। एजेंट बनने के लिए आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैंने आपको क्या बोला कि मैं अपना एजेंट किसी को भी बना सकता हूं, लेकिन सोल्जर बनने के लिए इस देश के अंदर कुछ रूल्स हैं भारत सरकार के, कुछ एग्जाम्स हैं, वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। आपका पूरा बैकग्राउंड चेक होगा, सब कुछ होगा। तो आपको इन दोनों का पहले डिफरेंस पता होना चाहिए। और लेकिन फिर मैं आपको दोबारा बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा रुद्राशीष सर कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमारा पॉडकास्ट में आए। और जो भी नए बच्चे हैं जो कल मैंने आपको जैसे बोला कि फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आर्मी ऑफिसर्स में जाना चाहते हैं, NDA देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके पॉडकास्ट को सुनेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझसे बात करी, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स भाई। बिल्कुल। और आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट में कोई भी एडिट नहीं होगा, कोई भी कट नहीं होगा, क्योंकि हम एडिट करके दुनिया की किसी भी सच्चाई को नहीं छुपा सकते। और बहुत जल्दी हम दोबारा अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद। जय।